जय हिंद दोस्तों। हम लोग पॉलिटी का रिवीजन कर रहे थे। उसी क्रम में आज दूसरा वीडियो होगा। हम लोग पॉलिटी से टॉप 200 क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे ये, जो हम लोग डेली 20-20 क्वेश्चंस करके इस टारगेट को हम लोग पूरा करेंगे। तो आप इसे अंत तक ज़रूर देखें। चलिए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जाता है यदि वह सदन से लगातार कितने अवधि तक वो अनुपस्थित रहता है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एक एमपी के सीट को रिक्त घोषित कर दिया जाता है यदि वह सदन से लगातार कितने माह तक की अवधि तक वो अनुपस्थित रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 2 माह तक यदि कोई भी एमपी सदन से अब्सेंट रहता है तो उससे उस पद को रिक्त घोषित कर दिया जाता है। इसके कुछ डिटेल्स में देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 101 का 4 के तहत संसद तथा अनुच्छेद 190 4 के तहत राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह 60 दिन से अधिक दिन वह अब्सेंट रहता है बिना किसी इन्फॉर्मेशन दिए हुए। तो इस कंडीशन में इस पद को रिक्त घोषित कर दिया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। याद रखिएगा, भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में उल्लेखित किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत किया था। ठीक है। संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वयन होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करता है। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे हम लोग, भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा के द्वारा 11वीं अधिवेशन 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे एकदम याद रखेंगे। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सार्वभौमिक सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्रम को आप एकदम एज इट इज़ याद कर ले किसी तरह। यह क्रम कई बार एग्जाम में पूछ लेता है और पूछे जाने की भरपूर संभावना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सार्वभौमिक सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप प्रस्तावना पढ़े होंगे तो आपको याद आ रहा होगा, जनता के लोकतंत्र शब्द से। इसका सही आंसर हो जाएगा जनता के लोकतंत्र शब्द से स्टार्ट होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग, इसका स्टार्टिंग लाइन होता है हम भारत के लोग, सबसे शुरू होता है। अतः भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, इसका अर्थ होता है मतलब जनता सर्वशक्तिमान है और किसी बाह्य शक्ति के अधीन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। बिल्कुल सही बात है, जनता को सरकार को बदलने और चुनने का ये अधिकार प्राप्त है। ये बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। देख लीजिए, प्रजातंत्र के आशय होगा जनता का, जनता के लिए, जनता की सरकार, अर्थात
लोगों को सरकार चुनने चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त होता है। भारत में भी प्रजातंत्र का यही आशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको वीवीआई लिख लीजिए और याद कर लीजिए। इससे कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं, संघात्मक और एकात्मक क्या होते हैं। संविधानकर्ताओं ने संविधान को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया था। एकात्मक के अंतर्गत एकात्मक के अंतर्गत सारी शक्तियां एक ही सरकार में निहित होती है जो प्रायः केंद्र सरकार होती है, इसे एकात्मक कहते हैं। और इसके जस्ट विपरीत संविधान की संघीय व्यवस्था जिसमें शक्तियों को केंद्र एवं राज्यों के बीच विभाजन होता है तथा दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं, ये हो गया आपका संघात्मक व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल विरोधी कानून से। दल विरोधी कानून से आपका 10वीं अनुसूची का संबंध है। इसका देख लेते हैं कुछ संबंधित फैक्ट्स को। भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जो है आपका दल बदल से संबंधित है। यह आपका 52वां संविधान संशोधन था जो 1985 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय बैंकों में धन जमा करके। दोस्तों ये भारतीय बैंकों में ये वाला बिल्कुल गलत है। बाकी जो आप 3 ऊपर पढ़ रहे हैं, जन्म के द्वारा बिल्कुल नागरिकता को पाया जा सकता है, देशीकरण के द्वारा बिल्कुल पाया जा सकता है, किसी भूभाग पे सम्मिलित द्वारा भी पाया जा सकता है, सम्मेलन के द्वारा भी पाया जा सकता है। इसमें एक और ऐड कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन के द्वारा भी हम नागरिकता को पा सकते हैं भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। याद रखिएगा, यदि आपके मौलिक अधिकारों का यदि हनन होता है, कोई इसे मना करता है, तो आप बिल्कुल भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं। तो इससे संबंधित कुछ फैक्ट को देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय का अनुच्छेद हो जाएगा आपका 32। उच्च न्यायालय का आपका अनुच्छेद हो जाएगा 226। याद रखेंगे, उच्चतम न्यायालय का अनुच्छेद 232, सॉरी उच्चतम न्यायालय का अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय का 226 के तहत आप उपयुक्त न्यायालय अपनी शक्तियाँ का प्रयोग 5 प्रकार से कर सकती हैं। 5 प्रकार आपका इस प्रकार है, इसको परमादेश, बंदी प्रथितीकरण, अधिकार परीक्ष, उत्प्रेषण तथा प्रतिषेध। याद रखेंगे इसको, ये हमें अधिकार प्राप्त है सुप्रीम कोर्ट में हम आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत अपील कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 12 से 35 तक। 12 से 35 तक जो अनुच्छेद है ये हमें मौलिक अधिकार देते हैं। मौलिक अधिकारों का जिक्र इसमें किया गया है। यह आपका संविधान में भाग 3 में हो जाएगा। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है, इसे हटाकर 300 के कम में जोड़ दिया गया है जो अभी एक कानूनी अधिकार बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? प्रेस की स्वतंत्रता से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19। अनुच्छेद आपका 22 अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 19 1 का क जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से बातें करती है, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है। याद रखिएगा 19 1 का क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है,
निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? अभी बताए थे संपत्ति का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं है। अभी हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, इसे हटाकर 300 के क में शामिल कर दिया गया है, जो एक विधिक या कानूनी अधिकार बन गया है। इसे एक और फैक्ट याद रखेंगे कि ये वाला जो हुआ था अमेंडमेंट 44th अमेंडमेंट के तहत संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। 44th अमेंडमेंट के तहत संपत्ति के अधिकार को हटाकर 300 के क में शामिल कर दिया गया, जो फिलहाल अभी कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है। एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है, इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में एक कल्याणकारी राज्य का जिक्र किया गया है। याद रखेंगे, नीति निर्देशक तत्व आपका आयरलैंड के संविधान से एडॉप्ट किया गया है। यह आपका आर्टिकल 36 से लेकर अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक अनुच्छेद में वर्णित है। याद रखेंगे, नीति निर्देशक तत्वों में हम बातें करते हैं। यह एक आदर्श है जिसमें राज्य को यह निर्देश देता है कि आप एक कल्याणकारी बातों को ध्यान में रख के नियम कानून को बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकार से भिन्न है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकार से भिन्न है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय है, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकार से भिन्न है? तो इसको याद रखेंगे ऑप्शन सी, नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। इसका मतलब यह होता है कि यदि नीति निर्देशक सिद्धांत का कोई उल्लंघन करता है तो आप इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, न्यायालय में आप नहीं जा सकते हैं। जबकि हमारा यदि मौलिक अधिकार का हनन होता है, यदि कोई इसे कम करने का कोशिश करता है, तो हमें न्यायालय जाने का पूरी तरह से स्वतंत्रता है। उच्चतम न्यायालय में आर्टिकल 32 और उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया है। मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया है 42 अमेंडमेंट के द्वारा, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे निर्धारित किया गया है। याद रखेंगे, मौलिक कर्तव्य से संबंधित जो भाग हो जाएगा, भाग 4 का क एवं अनुच्छेद हो जाएगा 51 का क। भाग की बातें होगी तो 4 क में इसका जिक्र किया गया है और अनुच्छेद हो जाएगा 51 का क में शामिल किया गया है। मौलिक कर्तव्य की संख्या पहले 10 थी, अब इसे 11 अब कर दिया गया है। 86th अमेंडमेंट के थ्रू 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया है, जिसमें जिक्र किया गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बातें करता है। मौलिक कर्तव्य को आचार आदर्शों को नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रपति, इसमें से आपको सही आंसर को ढूंढना है। राष्ट्रपति जो होगा संसद का हिस्सा होगा, राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होगा। आपको पता होगा कोई भी कानून लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलने से ही बनता है, बिना इनके परमिशन से कोई भी कानून लॉ नहीं बनता। तो राष्ट्रपति भी बिल्कुल संसद का हिस्सा होंगे, तो इसको आप सही आंसर कर लेंगे, संसद का हिस्सा होता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। यदि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद हो जाता है तो उस विवाद को भारत के सर्वोच्च न्यायालय देखेगा। यह अनुच्छेद आपका हो जाएगा 71(1) के तहत सर्वोच्च न्यायालय का जो भी निर्णय डिसीजन होगा सभी के लिए मान्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद के द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा संसद के द्वारा। याद रखिएगा, यदि राष्ट्रपति संविधान के अतिक्रमण करता है
तो उसे अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग प्रक्रिया चलाकर हटाया जा सकता है। याद रखिएगा, आर्टिकल 61 बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पीचमेंट या महाभियोग की प्रक्रिया के थ्रू हम राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। इससे पहले हमें 14 डेज बिफोर राष्ट्रपति को इन्फॉर्म करना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? इसमें आपको असत्य कथन को फाइंड करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति करता है। बिल्कुल भी गलत होगा या बिल्कुल सही आंसर या नहीं होगा। बाकी तीनों स्टेटमेंट आप देख लें। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी को कम से कम 35 वर्ष की आयु होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, बिल्कुल सही बात है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये भी सही बात है। तो इस तरह से इसका सी जो ऑप्शन है उपराष्ट्रपति वाला गलत होगा, क्योंकि अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा इनकी चुनाव प्रक्रिया संपन्न होती है। तो इस तरह से इसका आंसर सी गलत हो जाएगा। थैंक यू। थैंक यू दोस्तों, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।